नमस्कार, डीडी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पिछले एक साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ नई पहल हुई है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। नड्डा साहब, डीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले एक साल में ऐसी कौन सी पहल रही जिसका सीधा फायदा लोगों तक पहुँचा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में हमारी कोशिश रही है कि हम इसको मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव बना सकें। जो पब्लिक हेल्थ के दृष्टि से इम्यूनाइजेशन, बच्चों की इम्यूनाइजेशन होती है, उसमें हमारे को ध्यान में आया कि लगभग 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका टीकाकरण हुआ ही नहीं है और लगभग 70 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका टीकाकरण अधूरा है, पार्शियली इम्यूनाइज्ड हैं। इसलिए हमने इंद्रधनुष के कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष लिया और मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से 201 ज़िले जिसमें कि बहुत 50% से कम इम्यूनाइजेशन हुआ था, उनको हमने उसमें लिया है और 7 तरीके का टीकाकरण, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, उसी तरीके से 7 तरीके का टीकाकरण करने का कार्यक्रम बना है। और ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हम 4 महीनों में उसको करने वाले हैं। और इम्यूनाइजेशन की दृष्टि से जो आज 65% है, उसको हमको 90% ले जाना है। तो यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो हम लोगों ने प्रारंभ किया और इसका लाभ भी हमको मिल रहा है। इसी तरीके से हमारी कोशिश रही है कि हम नेशनल डीवर्मिंग डे के दिन लगभग 8 करोड़ बच्चों को हम लोगों ने डीवर्मिंग की दवाइयाँ खिलाईं और स्वस्थ रहने के लिए एक प्रयास किया है। इसी तरीके से कार्यक्रम हमारे यहाँ पिछले साल शुरू हुआ, इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान। इसके तहत जो बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले और पैदा होने के पश्चात उसकी जच्चा और बच्चा, माता की और बच्चे की किस तरीके से रक्षा की जा सकती है, उसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, पैदा होने से पहले माता को क्या क्या दवाई देनी है और पैदा होने के बाद माता और बच्चे को क्या क्या दवाई देनी है, इसका एक कंप्लीट पैकेज, बास्केट ऑफ वैक्सीन्स और बास्केट ऑफ मेडिसिन्स, इसका हम लोगों ने शुरू किया है। तो ये इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान के तहत जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, IMR है, उसकी में बहुत ज़्यादा गिरावट आने की का प्रयास हुआ है और इसका उसमें लाभ मिलने वाला है। इसी तरीके से मैटरनल न्यूनेटल टेटनस इराडिकेशन एलिमिनेशन, ये प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया। इसके तहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमको सर्टिफिकेट दे दिया है। 4 स्टेट्स बची हैं जहां पर यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम वहां अपना उसका सर्वे करा रही है और सर्वे कराने के बाद उन 4 स्टेट्स में भी हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जिसको हम कहते हैं कि टेटनस से एलिमिनेशन, मदर और बच्चे को, इसकी टोटल एलिमिनेशन का ये कार्यक्रम है जिसमें हमको सफलता मिली है। इसी प्रकार हम न्यू वैक्सीन्स शुरू कर रहे हैं, IPV की, रोटा वायरस की, मीज़ल्स रुबेला की और एडल्ट जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस की। अब हमको हमारे ध्यान में आया होगा कि एडल्ट को भी जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस के शिकार हो रहे हैं, तो उसकी भी हम वैक्सीन्स देंगे। तो इस तरीके से हम 7 टीकाकरण, जो 7 किस्म की टीकाकरण हम देते ही हैं, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, मीज़ल्स, पोलियो, ये तो हम देते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपना रोटा वायरस, अपना मीज़ल्स रुबेला, जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस और IPV, इस तरीके का हम देने का प्रयास करेंगे। ये हम जोड़ रहे हैं। पिछले 30 साल से टीकाकरण अभियान चल रहा है, उसमें 65% अभी तक टीकाकरण हुआ है। क्या आपको लगता है कि 5 साल में आप 90% अचीव कर पाएंगे, जबकि लोगों में अभी भी टीकाकरण को लेकर भ्रम है? बिल्कुल। इसके लिए जो हमको प्रयास करना है, हमारी कोशिश है कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में लें, हेल्थ वर्कर्स को साथ में लें, स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में लें, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, करना स्टेट ने है। फाइनेंशियल हेल्प हम देते हैं और टेक्निकल सपोर्ट भी हम देते हैं। तो हमारा प्रयास है और अभी जो टीकाकरण जो पिछले महीने हुआ है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहा है, लेकिन हम 4 महीने बाद हम महसूस कर पाएंगे और हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। 5 से 6% अगर टीकाकरण में हमको वृद्धि मिलती है तो हम अपने डेडलाइन से पहले कर जाएंगे, और नहीं तो हमको और भी जो इसमें स्ट्रैटेजीज़ लगानी पड़ेंगी वो हम नई स्ट्रैटेजीज़ लगाएंगे। 201 डिस्ट्रिक्ट के बाद भी कोई आपको
विस्तार करने हाँ की जरूरत बिल्कुल। है। फिर इन 201 डिस्ट्रिक्ट्स के बाद अगले साल हम जो उससे लोअर प्रायोरिटी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस पर फोकस करेंगे। देश के सभी ज़िलों में होना है, लेकिन हम इसको फोकस्ड इसलिए करना चाहते हैं कि ताकि स्ट्रैटेजी हमारी ठीक रहे, फोकस्ड हम काम करें और हमको सही मायने में रिजल्ट आ सके। सिर्फ इस तरीके से हम पैसा सब जगह लगा दें, टेक्निकल सपोर्ट दे दें और उसका राइटफुल यूटिलाइजेशन ना हो तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम भी स्ट्रैटेजी ऐसे कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं कहाँ ज़रूरत है, कहाँ कहाँ उसके लिए कौन कौन लगेगा, उसके लिए मैन पावर कैसे लगेगा, टेक्निकल सपोर्ट कैसे लगेगा। वैक्सीन का में कोल्ड चेन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो हमारा वो चेन मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा, कोल्ड चेन, ये सारी चीज़ों को हम वर्कआउट करके कर रहे हैं। जापानीज इंसेफेलाइटिस की जो टीकाकरण की बात हो रही है, यूपी और बिहार के कई जिले इससे प्रभावित होते हैं। अभी मौसम भी आने वाला है, तो इसको लेकर कोई रणनीति हमारे यहाँ बैठक हो चुकी है, ट्रेनिंग हो चुकी है, उसके लिए जो दवाइयाँ जानी हैं वो जा चुकी हैं, फॉलोअप एक्शन चल रहा है और हम उस पर एक स्ट्रैटेजी के साथ लगे हैं। अभी आगे चल करके मेरा खुद का भी प्रवास होगा, सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं है, वेस्ट बंगाल, आसाम में भी इसका इम्पैक्ट है, वहाँ भी हम देखने वाले हैं। कुछ एरिया तमिलनाडु में भी इसका इम्पैक्ट रहता है। तो जहाँ जहाँ है हम सब जगह मैपिंग करके पूरी ताकत लगाएंगे। डॉक्टरों की कमी देश में बहुत है, नर्स की कमी है, पैरामेडिकल्स की कमी है। इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाए? देखिए, ये कोई छोटे मोटे परिवर्तन से इसका परिवर्तन नहीं होगा। हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और IMA दोनों को ऑन बोर्ड लें और दोनों को ऑन बोर्ड ले करके हम इस पर वर्कआउट करें, कोई स्ट्रैटेजी तय करें और उस स्ट्रैटेजी पर हम वर्कआउट करें। सरकार इस पर गंभीर है, तीव्र गति से हम काम कर रहे हैं, जल्दी हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है ताकि उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस से काम नहीं चलेगा। कोई हम सतही तौर पर चेंजेस कर लें तो काम चले, डिमांड काफ़ी है और रूरल एरियाज़ के लिए कुछ जिसको हम कहते हैं कि एक नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले स्टेक होल्डर्स के सपोर्ट की ज़रूरत है और हम कैसे इसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं उसको करने के लिए हमको एक नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा। नीतिगत निर्णय लेने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम कॉन्फिडेंस में लेंगे। बहुत जल्दी हम इस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आप नए एम्स की बात कर रहे थे, नए एम्स सरकार खोलना चाहती है, इस दिशा में कितना कदम उठाएगा? बहुत उसमें हम लोगों ने आगे हम बढ़े हैं। पिछले साल हम लोगों ने 4 एम्स खोले थे, इस बार हम लोगों ने 5 एम्स की घोषणा की है। पहले के अगर हम मिला लें, अटल जी की सरकार में 6 एम्स खुले थे, तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो लगभग 15 एम्स और इस सरकार के द्वारा 9 एम्स की सैंक्शन मिल चुकी है। उस पर जगह की शिनाख्त हो गई है, उस पर हम फॉलोअप करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम इसको तीव्र गति से करें और ये टर्शरी केयर सेंटर में एक बहुत बड़ा काम होगा। दिनों दिन इलाज महंगे होते जा रहे हैं और तकरीबन 6 करोड़ लोग पर ईयर इलाज में जो उनका खर्चा होता है उस बोझ की वजह से गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। क्या कोई ऐसी योजना है जिससे लोगों को सस्ता, सुलभ और क्वालिटी उनको सुविधा मिले? ये आदरणीय मोदी जी की सरकार की घोषणा है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम आदमी को एक्सेसिबल, एफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ दे। इसके लिए सरकार गंभीर है और सरकार इसके लिए योजना भी बना रही है। ये कोई छोटा मसला नहीं है। इसमें हम अगर फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट अंतिम आदमी तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग भी करने की आवश्यकता है। तो हम इसको मीनिंगफुल तरीके से कैसे किया जा सकता है उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। आज मैं उस योजना को रोल आउट तो नहीं करूंगा, लेकिन सरकार इस पर गंभीरता से विचार करके कैसे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, सस्ती सुविधा मिले और क्वालिटी की सुविधा मिले, ये हम कोशिश कर रहे हैं। आरोप ये लगते रहे हैं कि स्वास्थ्य के बजट में कटौती की गई है, तो कैसे इसको? मैंने पहले भी कहा था, लोकसभा में मैंने जवाब देते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये गलत है, ये बिल्कुल ही असत्य है। कोई कट नहीं लगा है, पैसा सबको मिला है, स्टेट्स के पास पैसा पहुंच गया है, उनको भी इस योजना में अपना योगदान करना है और योगदान हमको भी करना है। इन सब के बावजूद कि पैसा उनको देने के बावजूद भी
केंद्र सरकार ने किसी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम में कोई कटौती नहीं की है और हम इसको आगे चलाएंगे। जहाँ भी जो ज़रूरत होगी वो हम पूरा करेंगे। पोलियो उन्मूलन के बाद ऐसा कौन सी बीमारी है जिसको मंत्रालय प्रायोरिटी पे रखता है? देखिए, हम कालाजार को 2015 में हम समाप्त करना चाहते हैं। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, पूरी ताकत से काम में जुटी हुई है। ट्यूबरक्लोसिस पर हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। उसको भी हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम इरेडिकेट कर पाएंगे, लेकिन हम उसको आगे बढ़ाएंगे। लेप्रेसी के जो बीमारी है उसमें हम बहुत हद तक सफल हो गए हैं, उसको भी हम पूरा करेंगे। इस तरीके से हम पब्लिक हेल्थ के इन प्रोग्राम्स में इनको हम हाई प्रायोरिटी पर लेकर के कार्य करेंगे। भारत जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का राजधानी बनता जा रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए मंत्रालय की क्या रणनीति है? दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि हमको लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमारे में आई हैं उसके कारण ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की संख्या बढ़ी है। इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी आईईसी को मजबूत करें, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ये हम उसमें मजबूत करें, जनता तक इस बारे में बताएं, जीवन शैली में परिवर्तन लाएं। और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना है, तो योग को भी हम बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी योजना ये है कि हम एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस जो सभी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं और हमारी जो एलोपैथी भी है, सबके बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक साथ ला करके जिसको कहते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रमाणित करना, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन करते हुए एक यूनिफाइड तरीके से हम अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच को हम डेवलप कर सकें, ये हमारे प्रयास है। ठीक है, इसका विस्तार निचले स्तर तक होगा, राज्य? ये पहले तो हम इसको एक नीतिगत निर्णय पर लाना पड़ेगा ना। कौन सी अथॉरिटी होगी जो सभी क्षेत्रों में बेस्ट प्रैक्टिसेस की रिसर्च करेगी, फिर वो रिसर्च की मान्यता मिलने के बाद वो दूसरों के साथ, डिसिप्लिन के साथ कैसे मैच करेगा, ये सब साइंटिफिक स्टडीज़ के साथ करना पड़ेगा। और उसको करने के बाद हम इसको रोल आउट नीचे भी करेंगे। लेकिन ये हमारी योजना है जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक तरीके से काम किया जाए। योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष काम कर रहा है, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच में योग का योगदान नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कितना है, इस पर तो हम रिसर्च कर ही रहे हैं। इसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे और डॉक्यूमेंट करके फिर हम उसको प्रैक्टिसेस में लाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े अस्पतालों को सस्ते दर पर ज़मीन दी जाती है, लेकिन ऐसा आरोप लगता है कि वो गरीबों का इलाज नहीं करते। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का सवाल है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बहुत तीव्र गति से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आया है और इसी कारण से हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR और IMR और टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, MMR, IMR और TFR में बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं और अच्छे इंडिकेटर्स हमारे बने हैं। जहाँ तक सवाल है कि सरकारी भूमि दी जाती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, इसकी रेगुलेशन की ज़रूरत है। इसको हम रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर गांव में नहीं जाते हैं, गांव के लोग कब तक आशा ANM के भरोसे रहेंगे? मैंने इसीलिए कहा ना कि इसी पर जो बहुत मैंने कहा है कि नीतिगत निर्णय करने की ज़रूरत है। जो आप डॉक्टरों की कमी की बात बोल रहे हैं या कोई कॉस्मेटिक चेंजेस से काम नहीं चलेगा, उसमें यही विषय है कि रूरल एरिया में स्वास्थ्य की चिंता कौन करे और कैसे करे, इसी के बारे में हम विचार कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम इस पर नतीजे पर पहुँचेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 12वीं योजना में यह तय हुआ था कि GDP का 2.5% खर्च किया जाएगा स्वास्थ्य पे। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1% के आसपास ही GDP का खर्च हो पाता है। नहीं, देखिए, इसमें हम प्रयासरत हैं और ये हमको करना है। हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ मैं बता दूं इसमें, जो आपके भी ध्यान में रहे, कि स्वास्थ्य जो विभाग है ये स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए हम फाइनेंशियल प्रोविज़न करते हैं। एक्सपेंडिचर और उसके यूटिलिटी का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। हमको कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी होगी, खर्च करने का सामर्थ्य भी पैदा करना पड़ेगा।
अगर हम देखें तो बहुत जगह पर हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, लेकिन वो खर्च नहीं हो पाता, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आता, फंड वापस हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ कैपेसिटी नहीं है। हम डॉक्टर की तनख्वाह देना चाह रहे हैं, डॉक्टर तो होना चाहिए। हम नर्स के लिए तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं, नर्स तो होनी चाहिए। उसी तरीके से पैरामेडिक्स के लिए हम पैसा दे रहे हैं, एनएचएम में हम पैसा दे रहे हैं, वहाँ पैरामेडिक्स की व्यवस्था तो होनी चाहिए। अगर हम इक्विपमेंट खरीदते हैं तो इक्विपमेंट को चलाने वाला भी चाहिए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस। और इसमें जो गति में कमी है वो इस कारण से नहीं है कि हम फाइनेंसेस को कहीं देने में कमी कर रहे हैं या कहीं कमी है, नहीं, फाइनेंसेस की जितनी भी व्यवस्था की आवश्यकता होगी वो दी जाएगी। आफ्टर ऑल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन ने जितना पैसा जब जब मांगा वो मिला है कि नहीं मिला? यहाँ कभी कोई फंड्स की दिक्कत हुई है? क्योंकि दे हैव द कैपेसिटी टू स्पेंड एंड द मनी गोज डायरेक्टली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट। उसी तरीके से अगर हम कहीं सेंट्रल हॉस्पिटल्स की बात करें या डिस्ट्रिक्ट के भी, स्टेट के भी जो स्टेट कैपिटल्स के हॉस्पिटल्स हैं, उसमें से कभी पैसा वहाँ पर किसी ने कोई पैसा मांगा और पैसा नहीं मिला हो या फाइनेंसेस की कमी रही हो? नहीं। लेकिन प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर कैपेसिटी टू स्पेंड, अब ये इम्यूनाइजेशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए हम पैसा दे रहे हैं ना, फिर ये 35 लाख बच्चे, 35% ये क्यों छूट रहे हैं? ये इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी हो जाएगी वो 35 लाख बच्चों को भी हम कवर कर, 35% को भी हम कवर कर लेंगे। जैसे हम 35% को कवर कर लेंगे, बजट इन्हांस होगा और बजट के लिए प्रावधान है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोबैको रेगुलेशन को लेकर के बड़ा सवाल है। बहुत टोबैको रेगुलेशन चल रहा है। उस टोबैको रेगुलेशन के कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं जिस और बढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें पिक्टोरियल वार्निंग का विषय है, जिसमें आईईसी का विषय है। यह विषय एक संपूर्णता में देखने की ज़रूरत है जी। और स्वास्थ्य विभाग इसमें जागरूक है और हम इसको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने वाले हैं और इसके प्रति कमिटेड हैं। तंबाकू का सेवन कम हो, इसके लिए जो भी उपाय हैं वो सारे के सारे उपायों पर हम कार्यान्वित कर रहे हैं। क्या कैंसर टोबैको से होता है या नहीं, ये लेकर के अभी सवाल है। क्या कोई इस पर रिसर्च हुआ है? इस पर बहुत डिक्लेयर्ड रिसर्च है, अपने देश में भी है, दुनिया में भी है, कि टोबैको एक बहुत ही प्रमुख कारण है कैंसर होने का। और वह कैंसर उसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन टोबैको, तंबाकू एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में कैंसर होता है। एमसीआई में पारदर्शिता को लेकर के बड़ा सवाल होता रहा है। ये एक बढ़िया पारदर्शी तरीके से काम करे, इसको लेकर के क्या कोई कदम? देखिए, ये एमसीआई ऑटोनॉमस बॉडी है, वो ऑटोनॉमस तरीके से काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सारे विषयों पर नज़र रखते हैं, वो मिनिस्ट्री भी अपने तरफ से नज़र रखती है। हम प्रयास करेंगे कि और हम उसको मीनिंगफुल बना सकें, इफ़ेक्टिव बना सकें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। सरकार का बहुत जोर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ स्वास्थ्य मंत्रालय से सीधा ताल्लुकात रखता है। कन्या भ्रूण हत्या का मामला बहुत ज़्यादा आता है। पीएनडीटी एक्ट को क्या सख्ती से लागू होगा? क्योंकि अल्ट्रासाउंड के वजह से ये लिंग परीक्षण होता है और कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। तो क्या सरकार सख्ती से लागू करेगी? बिल्कुल सख्ती से लागू किया हुआ है और इसको और कैसे इसको क्रियान्वयन करने में और किस तरीके से इसको मजबूती से लागू किया जा सके, इस पर हम कार्य कर रहे हैं और इसको हम आगे भी करेंगे। स्वच्छ भारत का सीधा संबंध जो है स्वास्थ्य मंत्रालय से है। सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता को लेकर के बड़े सवाल उठते रहे हैं। वो लोग में ये परसेप्शन है कि सरकारी अस्पताल गंदे होते हैं। इसको सर, इस परसेप्शन को कैसे? इसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। कल ही हम एक कार्यक्रम लॉन्च करने वाले हैं, आप भी उसमें आमंत्रित हैं। कायाकल्प का कार्यक्रम है जिसमें सरकारी अस्पतालों में सफाई के दृष्टि से हमने पैमाने और मापदंड रखे हैं। एक ऑल इंडिया लेवल पर और स्टेट लेवल पे कंपटीशन कराएंगे। उसमें सरकारी अस्पतालों की क्या क्या स्थिति है उसका हम इवैल्यूएशन करेंगे, अच्छे लोगों को पुरस्कृत करेंगे और उसमें हम प्रेरित करेंगे कि हमारे सब लोग मिलकर के उन अस्पतालों को अच्छा रखें और हमारे जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी उसमें सहभागिता बढ़ाएंगे।
देश में मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है और इसमें बड़ी संख्या में विदेशी मरीज भारत में आ रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म एक क्षेत्र है जिसमें हमको विकसित होना चाहिए, इसलिए हमको हतोत्साहित करेंगे ऐसा नहीं है, ये भी होना चाहिए। लेकिन जो सरकार की जिम्मेवारी है कि हम भारत के जनों की सेवा करें, भारत की जन की सेवा करें, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में आप क्या बड़ी चुनौती मानते हैं पिछले 1 साल में और आगे आने वाले दिनों? देखिए, कोई एक चुनौती नहीं है, बहुत बड़ा विभाग है। स्वास्थ्य अपने आप में बहुत होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलता है। आपकी 10 चीज़ें ठीक हों, एक गड़बड़ हो तो भी गड़बड़ी होती है, इसलिए सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और सब पर लगातार निरंतर ध्यान रखना, यह इसकी आवश्यकता है, इसको करना पड़ेगा। और मैं अगर इसको छोटे में समझाना चाहूँ और आपके ध्यान में लाने के लिए, तो कैंसर बताने से पहले बताता नहीं है, उसका इलाज अपने किस्म का है, और स्वाइन फ्लू वो भी आने से पहले बताती नहीं है, उसका भी इलाज अपने किस्म का है। हमको स्वाइन फ्लू को भी देखना है और कैंसर को भी देखना है, ट्यूबरकुलोसिस को भी देखना है। सभी हमारे लिए चैलेंजेस हैं जिनको हम पूरी ताकत के साथ इन सब बीमारियों के साथ निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग सक्षम हो और भारत की जनता की सही मायने में सेवा कर सके, यही हमारे लिए चैलेंज है, इसको हम पूरा कर रहे हैं। स्वस्थ भारत का सपना साकार होगा? बिल्कुल साकार होगा। उसके लिए हम जिसको हम कहते हैं कि आईईसी के योगदान को हम बढ़ा रहे हैं और उसके माध्यम से सभी लोगों को सजग कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।